हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को अध्ययन केंद्र में स्वागत है। आज मैं फिर से सीटेट के लिए सीडीपी का न्यू वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो थर्ड है और इसी तरह आगे वीडियो लेके आता रहूँगा। क्वेश्चन एक है साथियों, डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार से उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहण सक्षम हो। ठीक है ना। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है संवेदनशील अवधि, ऑप्शन बी है मुखर अवधि, ऑप्शन सी है नम्यता काल और ऑप्शन डी है आपका मानसिक आक्रमणता। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, संवेदनशील अवधि। क्वेश्चन है साथियों कि डैश उस विशिष्ट समय को कहा जाता है, किस ऐसा समय को कहा जाता है, विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण से खास प्रकार से उद्दीपन करके प्रति विशेष रूप से क्या है ग्रहण अक्षम होते हैं। बताइए साथियों, तो ये है संवेदनशील अवधि, संवेदनशील। दूसरा है साथियों ऑप्शन बी है क्या है मुखर अवधि, मुखर अवधि नहीं हो सकता है साथियों। ऑप्शन सी है नम्यता काल, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन डी है मानसिक आक्रमणता, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। संवेदनशील अवधि वो अवधि होता है साथियों जिसके माध्यम से बच्चे अपनी सोच समझ या विचार विमर्श करके कोई चीज़ सीखते हैं। ठीक ना, वो अपने अंदर महसूस करके कोई चीज़ सीखते हैं, संवेदन उनके अंदर आ जाता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है कथन। कथन ए में कह रहा है कि बच्चों के विकास के प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जा सकता है। और तर्क कह रहा है साथियों कि विकास का स्वरूप का अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। सही विकल्प चुने। बताइए साथियों, इसमें तर्क कथन जो है वो तर्क की व्याख्या कर रहा है या कथन सही है और तर्क सही है, ये आप लोग को समझना है और क्वेश्चन देख के सोचना है कि क्या इसका आंसर होगा। साथियों बोल रहा है कि कथन बोल रहा है कि बच्चों के विकास के प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से शुद्धता से सटीकता से मापा जाता है। कभी भी साथियों की बच्चों की तुलना हम एक दूसरे बच्चों के साथ नहीं कर सकते हैं, तो आपका कथन क्या है, गलत है। और तर्क में बोल रहा है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम, ठीक है साथियों, विकास का स्वरूप व अनुक्रम जो है एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। नहीं साथियों, ये समान नहीं होगी। कभी भी बच्चे का जो विकास का स्वरूप और अनुक्रम हो वो तो हो सकता है। क्या जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके बाद बच्चे पहले क्या करते हैं, चलते हैं, तब दौड़ते हैं, तब वो, नहीं तो ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं तब वो खड़े होते या चलते, ऐसा नहीं होता। इसलिए स्वरूप तो समान होगा, बट कोई बच्चे का एक समान विकास नहीं हो सकता है। क्या जब दो बच्चे को हम खड़ा कर देंगे क्या दोनों का विकास समान ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए के तर्क और कथन दोनों गलत है, इसलिए के इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और आर दोनों गलत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण डैश की अवस्था से में प्रारंभ हो जाती है अब जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। आंसर है इसका ऑप्शन है ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी है पारंपरिक बाल अवस्था, ऑप्शन सी है माध्यमिक बाल अवस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग साथियों क्वेश्चन पे गौर से ध्यान दें कि बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण क्या होगा, जिस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना औपचारिक रूप से जाना शुरू कर देता है। बताइए साथियों, तो ये साथियों इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था जो साथियों इसका टाइम पीरियड होता है 2 वर्ष से 6 वर्ष, ठीक है ना। तो साथियों
प्रारंभिक बाल अवस्था जो आपका पूर्व संज्ञात्मक व्यवस्था के अंदर आता है। ऑप्शन ए है शिशुवावस्था। शिशुवावस्था साथियों जो 0 से 2 वर्ष होता है, इसमें बच्चे द्वितीय समाजीकरण के अंदर नहीं आता। द्वितीय समाजीकरण आता है जिसमें विद्यालय, मीडिया आपका ये सब आ जाता है। तो क्या 0 से 2 साल के बच्चे जो है वो विद्यालय जा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं जा सकते साथियों। ऑप्शन सी में है माध्यमिक बाल अवस्था। माध्यमिक बाल अवस्था जो साथियों 7 से 11 होता है, ये आपका माध्यमिक बाल अवस्था नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है द्वितीय बाल अवस्था जिसमें बच्चा स्कूल जाना आराम कर देता है। क्या बच्चे तो 5 से 6 साल की अवस्था में ही स्कूल जाना आराम कर देते हैं, और माध्यमिक बाल अवस्था 7 से 11 है, तो ये भी नहीं होगा साथियों। डी है किशोरावस्था। किशोरावस्था भी नहीं है जो 11 वर्ष के बाद स्टार्ट होता है। तो इसलिए के साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रारंभिक बाल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं? कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? साथियों आप लोग इनका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। साथियों इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है संवेदी पेशीय अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था साथियों 11 से 15 वर्ष तक होती है। ठीक है साथियों, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना थे? 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसका आंसर डी होगा। और ऑप्शन ए में देखते संवेदी पेशीय अवस्था। साथियों क्वेश्चन बोल रहा है कि किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं? कथनों में तार्किक संबंध देखते हैं। बताइए सर, तार्किक संबंध देखते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं। यहाँ पे साथियों अगर सिर्फ तार्किक वाली बात रहता है, तार्किक संबंध रहता तो वो मूर्त में जाता। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम पीरियड होता है साथियों 7 से 11, बट यहाँ पे तार्किक के साथ साथ अमूर्त भी संरचनाओं के बारे में बताया गया, इसलिए कि साथियों इसका आंसर तो होगा डी। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपका 2 से 6 वर्ष तक होता है, जो 2 से 7 वर्ष तक होता है साथियों। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक ये भी नहीं होगा, इसलिए कि साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? बताइए साथियों, आलोचना पूछ रहा है जब, ठीक है ना साथियों। क्वेश्चन को ध्यान में रख के आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। ऑप्शन बी है बच्चे सक्रिय प्राणी है। ऑप्शन सी है बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। और डी है बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या है? मतलब बोल रहा है जीन पियाजे के आलोचना पूछ रहा है, जो जीन पियाजे के इसमें नहीं कहा गया वो आपको जवाब देना है, ठीक है ना। अब वो अपोजिट आपको जवाब देना है, जो इसमें जीन पियाजे का मतलब जो विश्लेषण नहीं किया है। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर होता है। साथियों ये जीन पियाजे ने आलोचना की है, क्योंकि ये जो है सिद्धांत दिए हैं आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कौन दिए हैं? सामाजिक सांस्कृतिक विकास जो दिए हैं लेव वाइगोस्की दिए हैं। तो इसलिए साथियों ये जीन पियाजे का आलोचना है, ये जीन पियाजे ने नहीं कहा है। बच्चे जो सीखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास से, ये जो दिए हैं लेव वाइगोस्की बोले हैं। बच्चे सक्रिय प्राणी है, बिल्कुल जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे जो है सक्रिय प्राणी है। ऑप्शन सी में है बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। बिल्कुल साथियों बच्चे की जो सोच होती है वो जो वयस्क होते हैं, जो
बड़े लोग होते हैं उससे भिन्न होती है। सोच तो एक ही होती है, बाकी जो सोचने का प्रकार होता है, जो सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है। अगर कोई बड़े वयस्क जो होते हैं उनका अगर सोचने का तरीका अगर घर मकान के बारे में है, अगर घर बनाना है, मकान बनाना है, तो वो आप सोचेंगे अलग तरह से। तो वही सोच बच्चे का क्या होगा कि अगर बच्चे हैं तो उनका खिलौना टूट जाता है और या कोई चीज़ ऐसा होता है घटना, तो वो उस हिसाब से सोचते हैं। बाकी सोच तो दोनों का सेम रहता है, बाकी सोचने का प्रकार जो होती है वो अलग होती है साथियों। ऑप्शन डी में बोल रहा है कि बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। बिल्कुल सारी बच्चे का जो है कि विकास जो है वातावरण, जैसे उसको वातावरण होगा उस हिसाब से उसका विकास होगा। अगर घर में जिस हिसाब से उनका वातावरण मिलेगा, फैमिली का, माता पिता का, उस हिसाब से वो जिस हिसाब से समाज का वातावरण मिलेगा वो उस हिसाब से सीखेगा। तो साथियों ये 3 ठो जो है सो जीन पियाजे का दिया हुआ है और बाकी ये ले वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। तो साथियों इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों चलते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की ने सोचने की समझ डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में हस्तांतरित किया। बताइए साथियों, बोल रहा है कि जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के जो सीखने की समझ है, सीखने की जो समझ है वो किस प्रक्रिया से किस प्रक्रिया में होनी चाहिए। आप लोग साथियों इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है सक्रिय से निष्क्रिय, ऑप्शन बी है निष्क्रिय से सक्रिय, ऑप्शन सी है यांत्रिक से व्यवहारवादी, ऑप्शन डी है आपका व्यवहारवादी से यांत्रिक। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। साथियों आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग का आंसर ज़्यादातर ए पे जाता होगा, बट इसका आंसर आपका बी होगा साथियों, ए नहीं होगा। इसलिए कि कभी भी जो है बच्चे का सीखने का समझ जो है वो आपका निष्क्रिय से सक्रिय की ओर जाना चाहिए। आप लोग जो भी सीखे हैं या कुछ भी सीखे हैं, आप लोग क्या है उससे पीछे कभी भी जाने का कोशिश कीजिएगा नहीं, आप उससे आगे सीखने का कोशिश कीजिएगा। तो जो भी जहां तक सीखे वो आपका निष्क्रिय या सक्रिय हो सकता है, बट आपको उससे आगे सक्रिय की ओर जाना है, निष्क्रिय की ओर नहीं जाना है। इसलिए कि कभी भी साथियों इसका आंसर जो होगा निष्क्रिय से सक्रिय की ओर होगा, सक्रिय की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन 7 है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। बताइए साथियों, ले वाइगोत्स्की आप लोग को बताए हैं अभी भी इस वीडियो में ही कि ले वाइगोत्स्की ने क्या चीज का सिद्धांत दिए हैं। तो आप लोग उससे अनुमान लगा के आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी है पुनर्बलन, ऑप्शन सी है दोहराव व अभ्यास, ऑप्शन डी है स्कीम की संरचना में परिवर्तन। बताइए साथियों क्या इसका आंसर होगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए सामाजिक अंतःक्रिया। आप लोगों को पता है कि ले वाइगोत्स्की ने क्या दिए हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, जिसमें ले वाइगोत्स्की ने 3 चीज को इंपॉर्टेंट माने हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। ये तीनों चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने हैं, इसलिए कि इसका आंसर ए होगा। ऑप्शन बी है पुनर्बलन। हम पुनर्बलन नहीं हो सकता है साथियों, इसका आधार सीखने का था दोहराव व अभ्यास। बार बार हम दोहराव या अभ्यास बार बार कराएंगे, इससे बच्चे क्या होगा क्लास में अकच जाएंगे, उबने लगते हैं कि एक ही क्वेश्चन के बार बार हमारा अभ्यास हो रहा है और वो रिपीट से उबने लगते हैं, इसलिए कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है स्कीम की संरचना में परिवर्तन, कभी भी ये भी नहीं होगा साथियों, इसलिए कि इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों चलते हैं। क्वेश्चन 10 नंबर है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या होनी चाहिए। बताइए साथियों, शिक्षक की एक भूमिका जो होती है कैसा होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए वो साथियों आगे आप लोग का देखना है। यह बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या रोल निभाते हैं। तो साथियों ऑप्शन ए है निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों वो सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक संरचना रूप में देखता है। ऑप्शन सी है एक कठोर व मानकीकृत पाठचर्या तक तय करता है। ऑप्शन डी है आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 10 का बी,
बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप से में देखता है। कभी भी साथियों बच्चे जो भी सीखेंगे वो सामाजिक रचनावादी, जो समाज के जो रचनावादी होती है उस हिसाब से सीखते हैं। अब ऑप्शन में जो है तो देखिए साथियों कि निर्देश देते हैं तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते। क्या जो शिक्षक बोलेंगे वो अंधभक्त की तरह वो सीखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। और बच्चे को कभी भी शिक्षक निर्देश नहीं दे सकते हैं, आपको पता साथियों। ऑप्शन सी में है एक कठोर, साथियों ये कठोर जहाँ पे भी है ये निगेटिव प्रदर्शित करता है, इसलिए कि इसका ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता आंसर। बोला एक कठोर मानकीकृत पाठचर्या, जी नहीं, कठोर नहीं, लचीला पाठचर्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन डी में है आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए। नहीं साथियों, श्रेणियों में हम कभी भी नहीं बांट सकते हैं बच्चों को। अब किसी भी बच्चों को हम सोचेंगे कि ये कमज़ोर है, कमज़ोर बच्चे को एक श्रेणी में देंगे और तेज बच्चे को नहीं, ऐसा कभी नहीं सके। आप लोगों को पता है कि जहाँ पे जिस क्लास में आप पढ़ाते हैं उस क्लास को सभी बच्चे को एक समान मान के चलना है और कोई चीज़ का भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ में हम बांट नहीं सकते, चाहे जाति के स्तर के आधार पे या आपको कमज़ोर स्टूडेंट के आधार पे, ऐसा नहीं कर सकते। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, किस पे आधारित होना चाहिए? बताइए साथियों। आप लोग क्वेश्चन को समझते हुए आंसर का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। ऑप्शन ए है मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। ऑप्शन बी है मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। ऑप्शन बी है विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना के रूप में प्रस्तुत करें। ऑप्शन डी में है विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। जब भी उसका रिपोर्ट कार्ड बने साथियों तो उसका किस पे आधारित है? उसका प्रगति, उसका प्रोसेस कैसा है, उसका जो है परफॉर्मेंस कैसा है विद्यार्थी का, उस आधार पे रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, जो बच्चे का जो है सो आपका उसका लक्ष्य क्या है आगे का, तो ये सब आधार पे उनका रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए, न कि आपका ऑप्शन ए में है मानव संदर्भित परीक्षण, परीक्षा के आधार पर हम आपको उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं बना सकते। कभी भी परीक्षा से आप परीक्षा में तो बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, बट आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या आप उस परीक्षा सर्टिफिकेट को क्या कीजिएगा? नहीं। तो इसलिए कि परीक्षण आधारित नहीं होना चाहिए। मापदंड संदर्भित ये भी नहीं होगा साथियों, ये भी आपको निगेटिव प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी है विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों में से तुलना करके। नहीं साथियों, कभी भी हम सहपाठियों में तुलना नहीं करके उसका रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे कि कोई बच्चे तेज है उससे आपका बच्चा अधिक तेज है, कोई बच्चे कमजोर है, इस आधार पर कभी भी हम रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाए। जब भी रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो बच्चे का प्रगति का आधार पर हम बनाएंगे। इसलिए साथियों इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है साथियों कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र क्या प्रस्तावित करता है साथियों? कैसा होना चाहिए बताइए? पाठचर्या और शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है परीक्षाओं पर केंद्रित हो साथियों। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो। ऑप्शन सी है संकलन और संदर्भित हो। ऑप्शन डी है मानकीकृत हो, एक रूपी हो। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से, सामाजिक आर्थिक बोल रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हो, जो जिसको सभी चीज़ का अभाव हो, जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए कोई चीज़ बुक नहीं हो, गरीब बच्चे हो जो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा सकते, तो उसको किस हिसाब से हम अपने स्कूल लाएं, फ्री एजुकेशन के माध्यम से हम उसको पढ़ाएं ताकि वो बच्चे ये महसूस ना करें कि हम गरीब हैं और उनको पढ़ाई में मन लगे। तो बताइए साथियों उस आधार पे क्या होना चाहिए इसका आंसर? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इस क्या चीज़ को प्रस्तावित करता है? तो
ऑप्शन आपका साथियों क्या है, परीक्षाओं पर केंद्रित। आप लोग तो बता चुके हैं कि कभी भी परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं होना, जब भी आपका जो कक्षा हुई वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, परीक्षाओं पर केंद्रित नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी बोल रहा है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, नहीं साथियों पाठ्य पुस्तक पर भी केंद्रित नहीं हो सकता है। हम आप लोगों को बता चुके हैं जब भी होगा तो बाल केंद्रित होना चाहिए। अब देखिए संकलन और संदर्भित हो, बिल्कुल साथियों राइट आंसर ये सी होगा कि संदर्भ और संकलित हो। बोल रहे हैं संदर्भ का संकलन और संदर्भित हो। संकलन का मतलब होता है कि ऐसा एजुकेशन, ऐसा कक्षा होनी चाहिए जिसमें बच्चे को ये महसूस हो कि वो कोई चीज़ का भेदभाव नहीं होता है और वो अच्छे मन लगा के पढ़ता है, उसको इंटरेस्ट जगे। टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे को इंटरेस्ट जगे, उनके हर एक चीज़ को ध्यान में रख के उनका शिक्षा दिया जाना चाहिए। और डी में है मानकीकृत व एकरूपी, कभी भी मानकीकृत एकरूपी, इंग्लिश में दिया हुआ यूनिफॉर्म, कभी भी आप बच्चे को यूनिफॉर्म के आधार पर नहीं, आप क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जो एक ही यूनिफॉर्म के बच्चे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मानकीकृत नहीं होना चाहिए। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13 है लिंग डैश है जबकि जेंडर डैश है। बताइए साथियों लिंग क्या है और जेंडर क्या है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है जैविक सामाजिक संरचना जैविक, ऑप्शन सी में है सांस्कृतिक सामाजिक, ऑप्शन डी में है सामाजिक सांस्कृतिक। बताइए साथियों क्या होगा इसका आंसर साथियों, हो जाएगा ए जैविक सामाजिक संरचना। लिंग जो होते हैं जब भी, तो वो सेक्स क्या होता है, जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है, समझे ना। तो इसका लिंग जो है, क्योंकि लिंग जो है तो हम लोग उसको नहीं बनाए, ये ईश्वर का दिया हुआ है, बना हुआ है और ये नेचुरल रूप से है, ये इसमें कोई समाज या कोई व्यक्ति कोई ऐसा नहीं बनाते हैं जो लिंग के आधार पे हम किसी को बांट सकते हैं। हाँ जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है। क्या है, सामाजिक। हम जेंडर के आधार पे भेदभाव करते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़का वो काम नहीं कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकते है, ठीक ना। लड़की मैथ में कमजोर ही होगा और लड़का जो है मैथ में तेज होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आजकल जो देखते हैं कि लड़की भी एक ऐसे और लड़की सब भी होते हैं जो मैथ में बहुत तेज होते हैं, ऐसा होता है। लड़का सब भी मैथ में कमजोर होता है साथियों। इसलिए कि हम जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है, समाज उसको डिफाइन करता है कि ये लड़के हैं या लड़की है। लड़की ये ड्रेस नहीं पहन सकते जीन्स शर्ट, और लड़के जो हैं आपका कोई चीज़ लड़की का ड्रेस नहीं पहन सकते, ऐसा ये सामाजिक संरचना है। बी में है सामाजिक संरचना जैविक, नहीं जेंडर लिंग जो है वो सामाजिक संरचना नहीं है, समझे ना। वो सी में है सांस्कृतिक और सामाजिक, नहीं ये भी नहीं होगा साथियों। ऑप्शन डी है सामाजिक और सांस्कृतिक, नहीं सामाजिक लिंग कभी भी सामाजिक हो ही नहीं सकता है। वो जो भी होगा वो जैविक होगा, वो बायोलॉजिकल होगा, जो समाज उसको नहीं बनाया है लिंग को, वो ऊपर से ही बना है, ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए साथियों इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन 14 है बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। बोल रहे हैं बच्चों का जो हम मूल्यांकन करेंगे, जो भी टीचर, उसका किस किस तरीका पर मूल्यांकन होना चाहिए, किस आधार पे मूल्यांकन करना चाहिए। एक में दिया हुआ समूह में कार्य, 2 में दिया हुआ कक्षा में भागीदारी, 3 में दिया है पोर्टफोलियो और 4 में दिया है प्रस्तुतिकरण। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में है 3-4, ऑप्शन बी में है 2-3-4, ऑप्शन सी में है 1-3-4, ऑप्शन डी में है 1-2-3-4। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी। बोल रहे हैं 1-2-3-4 समूह में कार्य। बच्चे का जो हम मूल्यांकन करेंगे बिल्कुल समूह में जो भी पढ़ाएंगे उसका मूल्यांकन करेंगे वो समूह के साथ होना चाहिए, एक ग्रुप में होना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि हम एक साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो समूह में होना चाहिए। कक्षा में भागीदारी, बिल्कुल साथियों अगर बच्चे कक्षा अटेंड ही नहीं करेंगे तो वो ज़्यादातर समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कुछ जल्दी नहीं, इसलिए कि कक्षा में भागीदारी स्टूडेंट का होना चाहिए। पोर्टफोलियो साथियों आप लोगों को पता है पोर्टफोलियो वो चीज़ है जिसमें बच्चे का हर एक रिपोर्ट लिखा रहता है कि बच्चे का क्या स्वभाव है, कैसा बच्चे पढ़ने में है, वो उसका लक्ष्य क्या है, खेलकूद में इंटरेस्ट, किस खेलकूद में इंटरेस्ट है, जो भी उनका होता है वो आपका पोर्टफोलियो में लिखा रहता है, ताकि आगे क्लास जाने पर बच्चे को ये पोर्टफोलियो अगले क्लास में टीचर को देने पर उनको पूरा पता जानकारी हो जाए कि बच्चे इस लायक है, इस लेवल का है।
प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, ये भी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए साथियों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का। भाषा व संज्ञात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए साथियों, बोल रहे हैं कि भाषा व संज्ञात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है भाषा की संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन बी है भाषा की संज्ञात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। भाषा संज्ञात्मक विकास की प्रतिक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन डी में है भाषा और संज्ञात्मक विकास स्वतंत्र रूप से है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? साथियों इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, भाषा की संज्ञात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ पे संज्ञात्मक विकास, संज्ञात्मक मतलब विकास का मतलब होता है अपने खुद से ज्ञान का विकास जो होता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो विकास, उसमें भाषा बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। अगर हम चलते फिरते कुछ सोचते रहते हैं तो साथियों वो अपने भाषा में हम सोचते हैं। अगर हम कुछ काम भी करते रहते हैं और बोलते भी है तो वो अपने भाषा में हम बोलते हैं, अपने भाषा में सोचते रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए कि साथियों उसमें भाषा बहुत ही बड़ा भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण रोल है भाषा का संज्ञात्मक विकास में। ऑप्शन बी में है भाषा की संज्ञात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती। नहीं साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, कोई भूमिका ऐसा ये निगेटिव है साथियों, ये आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है भाषा संज्ञात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती। नहीं साथियों, संज्ञात्मक विकास में भाषा जो है तो बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है ना, ये सी भी गलती है। और डी में है भाषा और संज्ञात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है। मतलब स्वतंत्र का मतलब क्या है, भाषा और जो है संज्ञात्मक विकास दोनों अलग अलग है, वो भी स्वतंत्र है, ये भी नहीं, एक दूसरे का पूरा के एक दूसरे से संबंधित है। जब भी संज्ञात्मक विकास वो अपने भाषा में, बच्चे का प्रथम भाषा भी होती है मातृभाषा, बच्चे कुछ सोचते भी है, बोलते भी है, वो कोई भी चीज़ करते हैं तो वो अपने मातृभाषा में पहले करते हैं। आप लोग अध्ययन केंद्र से जुड़े रहे और इसी तरह के पल पल के वीडियो आप लोग के साथ पहुंचता रहेगा और सीटेट की बेहतर तैयारी होती रहेगी आप लोगों के साथ। धन्यवाद साथियों।